हेलो फ्रेंड्स। तो बिजनेस लॉ के रिविजनरी वीडियो की सीरीज का ये आखिरी टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर इस सीरीज के दूसरे वीडियोस आपको देखने हैं तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सब्जेक्ट के जो भी वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। पहले समझते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। वो क्या एग्री कर रहे हैं, हम एक बिजनेस करेंगे और आने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजों को हम बांट लेंगे। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक रिलेशनशिप बना रहे हैं जहाँ पे वो एग्री कर रहे हैं कि हम जो भी बिजनेस से होने वाला लॉस या प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे। अब एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप कब बनती है, उसके एलिमेंट्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्टनरशिप, या जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच एक अग्रीमेंट होना चाहिए, भले ही वो ओरल हो या रिटर्न हो, कि वो पार्टनरशिप कैरी कर रहे हैं। तो बिना एक दूसरे को बताया पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, आप दोनों एग्री करो। दो से ज्यादा लोग जो भी है एग्री करके पार्टनरशिप कैरी कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, तो यहाँ पे मिनिमम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको पार्टनरशिप कैरी करनी है तो। बट एक्ट के हिसाब से कुछ लिमिट है। अगर मैक्सिमम आप पार्टनर्स हो वो कितने हो सकते हैं, 10 लोग। और बैंकिंग का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको 20 की लिमिट दी गई है। तो इसमें से एमसीक्यूज काफी पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए की जा सकती है, वो भी लीगल बिजनेस। अगर इंडियन लॉ के हिसाब से कोई बिजनेस इलीगल है तो उसके लिए आप पार्टनरशिप कैरी नहीं कर सकते। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक प्रॉफिट शेयरिंग का एलिमेंट होता है जहाँ पे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे। तो अब म्यूचुअल एजेंसी के बारे में समझते हैं। एजेंसी में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है और एजेंट द्वारा लिए गए सारे स्टेप्स प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होते हैं अगर एजेंट ने यूजुअल मैनर में काम किया है तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। जो भी पार्टनर्स है अगर यूजुअल मैनर में कोई काम कर रहे हैं तो बाकी के पार्टनर्स पे वो बाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग का। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो आप पार्टनर बन जाते हो। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट शेयर तो कर रहे हो बट आप पार्टनर नहीं माने जाओगे। फर्स्ट, पर्सन लेंडिंग मनी और क्रेडिट टू फर्म। तो कोई पर्सन मनी दे रहा है या क्रेडिट दे रहा है फर्म को, तो और साथ ही साथ वो रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट या शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसको पार्टनर नहीं माना जाता हमेशा। दूसरी चीज, सर्वेंट या एजेंट एंगेज इन बिजनेस। तो कोई सर्वेंट है, कोई नौकर है आपका, या आपका एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, बट उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा। विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर, तो आपका एक पार्टनर था जो डिजीज हो गया है, जिसका डेथ हो चुका है, और उसकी विडो या चाइल्ड को आप प्रॉफिट शेयर दे रहे हो बट उनको पार्टनर्स नहीं माना जाएगा। पर्सन क्या कर रहा है, उसका बिजनेस सेल कर दे रहा है अलोंग विद गुडविल, और उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए उसके बदले में वो क्या मिल रहा है, उसको हर हर महीने या हर साल के एंड में शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। बट उसने बिजनेस बेच दिया है इसलिए उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा। तो पार्टनरशिप का एक दूसरा एलिमेंट है जिसमें आप मिलके बिजनेस कर रहे हो। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि मिलके बिजनेस करना पार्टनरशिप बन जाता है। फर्स्ट केस देखते हैं, एचयूएफ। तो एचयूएफ में जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली बिजनेस को कैरी करते हैं पर उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाता। साथ ही साथ कोई माइनर आपके साथ बिजनेस कर रहा है, मिलके काम कर रहे हो, बट माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, तो भी उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा। जॉइंट ओनर्स हैं किसी बिल्डिंग के या प्रॉपर्टी के, वहां से उनको रेंट मिल रहा है या कोई और फॉर्म में पैसा मिल रहा है, तो भी उनको पार्टनर्स नहीं माना जाएगा। जैसे एक रेंट मिल रहा है किसी प्रॉपर्टी से, तो और दो भाई है उनको अलग अलग रेंट मिल रहा है, तो उनको पार्टनर्स नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स या काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप समझते हैं। तो दो बेसिस पे पार्टनरशिप के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन टर्म। सेकंड, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। पढ़ते हैं। फर्स्ट, पार्टनरशिप एट विल। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स उनकी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं कि कब तक बिजनेस चालू रखना है और कब उसको एंड करना है। तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे के क्या कर सकता है, पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा आता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। तो जो अग्रीमेंट बनता है या पार्टनरशिप डीड बनती है उसमें लिख दिया जाता है या पार्टनर्स मिलकर एग्री कर लेते हैं कि हम 2 साल 4 साल 5 साल जो फिक्स टर्म को नक्की कर लेते हैं और उतने ही टाइम के लिए वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। थर्ड आया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए या किसी अंडरटेकिंग के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, जैसे कोई ब्रिज बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है बड़ा, और वो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया या एडवेंचर कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, वो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। दूसरा है जनरल पार्टनरशिप। यहाँ पे कोई टर्म डिसाइडेड नहीं होता है, कौन सा बिजनेस करेंगे वो डिसाइडेड नहीं होता है, उसको जनरल पार्टनरशिप बोला जाता है।
अब टाइप्स ऑफ पार्टनर देखते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर, जिसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहा जाता है। ये पार्टनर फर्म के बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। दूसरा आया डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर, तो ये एक्टिव पार्टनर जैसा नहीं होता है, ये डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं करता, ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। तीसरा आया नॉमिनल पार्टनर, यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टनर अलाउ कर रहा है फर्म को कि उसका नाम यूज कर ले, बट उसकी कोई यूज नहीं होगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको कोई प्रॉफिट शेयर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वो नाम यूज करने दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को। अब चौथा आया पार्टनर बाय एस्टोपल, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो किसी फर्म का पार्टनर है और उसके बेस में कोई थर्ड पार्टी ने ट्रांजेक्शन एंटर कर लिया, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए उस पर्सन को पार्टनर मान लिया जाएगा। इसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, यहाँ पे क्या होता है, कोई पार्टनर बनता है सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए, उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आया माइनर पार्टनर। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी माइनर पर्सन है जो 18 साल से नीचे का है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। और पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक मेन चीज है, तो अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो पार्टनर भी नहीं बन पाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि माइनर को पार्टनर के रूप में एडमिट किया जाता है अगर बाकी के पार्टनर्स एग्री करे तो। बट यहाँ पे कंडीशन है, सिर्फ उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, लॉस उसको कोई बेयर नहीं करना है और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी उसको कोई बेयर नहीं करनी है। अब जैसे ही 18 साल उसके पूरे होते हैं, जैसे ही वो माइनर से मेजर बन जाता है, तो उसके पास 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना होता है कि वो आगे एज अ पार्टनर कंटिन्यू करेगा या उसको पार्टनरशिप छोड़ देनी है। अगर वो 6 महीने के अंदर नोटिस देके पार्टनरशिप नहीं छोड़ता, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने एग्री कर लिया और उसको पार्टनर मान लिया जाएगा और जितने भी लाइबिलिटीज होगी वो उसके पे एप्लीकेबल होगी। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में देखते हैं। तो एक फर्म होता है, उसको आप रजिस्टर करवा सकते हो रजिस्टर के पास, बट ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो चलेगा। अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आपको इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट, आपकी फर्म किसी भी थर्ड पार्टी के सामने केस नहीं कर सकती कोर्ट में जाके। दूसरा, अगर आपके किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया है तो उसके सामने भी फर्म केस नहीं फाइल कर पाएगी अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। और साथ ही साथ अनरजिस्टर्ड फर्म के जो भी पार्टनर्स है वो एक दूसरे पे या फर्म पे सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक चीज आती है कि अनरजिस्टर्ड फर्म उसके क्लेम को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, वो 1200 रुपए ओ करती है एक्स को और एक्स 1000 रुपए ओ करता है पार्टनरशिप फर्म को। मतलब फर्म को 1200 रुपए देने हैं और 1000 रुपए लेने हैं एक्स से। बट जैसे ही वो अनरजिस्टर्ड फर्म बनती है तो कोर्ट में जाके फर्म ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे 1000 रुपए एडजस्ट कर दो 1200 के सामने और मैं 200 ही चुकाऊंगा। यहाँ पे उसको 1200 पूरे चुकाने पड़ेंगे और 1000 के लिए क्लेम की प्रोसीजर पूरी अलग होगी और उसके लिए कोर्ट केस भी फाइल नहीं कर पाएगा। अब ऑथोरिटीज ऑफ पार्टनर्स के बारे में समझते हैं। तो पार्टनर्स की 3 तरह की अथॉरिटी होती है, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी, दूसरी इम्प्लाइड अथॉरिटी और तीसरी अथॉरिटी इन इमरजेंसी। एक्सप्रेस अथॉरिटी में क्या होता है कि एग्रीमेंट जो है या जो पार्टनरशिप डीड है वहां पे स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि ये पार्टनर की ये अथॉरिटीज है, एक्स पार्टनर की अथॉरिटीज ये है, वाई की ये है। दूसरी चीज इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो यूजुअल मैनर में अगर बिजनेस कर रहे हो और वहां पे कोई पार्टनर ने काम किया है, भले ही वो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया है, तो भी उसको अथॉरिटी के अंदर माना जाएगा और उसके लिए बाकी के पार्टनर्स बाइंड होंगे। तीसरी अथॉरिटी इन इमरजेंसी, तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पे पार्टनर ऑथोराइज नहीं हो काम करने के लिए, बट इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को लॉस होने से बचाने के लिए उसको वो काम करना पड़ता है। तो ऐसे सारे काम जो लॉस से बचाने के लिए किए गए हैं वो सारे के सारे वैलिड गिने जाएंगे। ठीक है, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्म तो क्या है, एक बिजनेस करने वाली एंटिटी है और पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स। तो पहले समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ से काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो इसको क्लियरली समझ लेना। व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, जब क्या होता है पार्टनर्स की रिलेशनशिप के बीच कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और सारे पार्टनर्स की रिलेशनशिप टूट जाती है, तब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व हुआ माना जाता है, फर्म डिसोल्व हो रही है यहाँ पे। दूसरा केस आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे सारे पार्टनर्स अपनी रिलेशनशिप नहीं तोड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर, बट सारे के सारे पार्टनर्स नहीं, तो उसको पार्टनरशिप का एंड कहा जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि फर्म। तो इस तरह से दो अलग अलग टर्म्स है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और फर्म का डिसोल्यूशन। तो यहाँ से एमसीक्यूज पूछेंगे तो आपको कंफ्यूज हुए बिना इसका आंसर करना है।
तो अब समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। तो दो तरह से फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है, एक विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे कोर्ट ऑर्डर देता है कि फर्म को डिसोल्व कर दो। तो फर्स्ट समझते हैं विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पे फर्स्ट आया बाय एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, जैसे कि उनका बिजनेस अनलॉफुल बन गया है या किसी इलीगल एक्ट के हिसाब से कोई पार्टनर ऐसा हो गया है कि वो अब पार्टनरशिप कैरी नहीं कर सकता। जैसे कि किसी स्टेट में लीकर बैन नहीं है, तो एक पार्टनरशिप फर्म है जो लीकर का बिजनेस कर रही है, बट जैसे ही उस स्टेट ने लीकर पे बैन कर दिया तो उनका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, उनका बिजनेस को डिसोल्व करना पड़ेगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। थर्ड, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इमरजेंसीज या कंटिजेंसीज। तो क्या होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट बन गया, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, आपको फर्म को डिसोल्व करना पड़ेगा। फोर्थ, बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे के फर्म को डिसोल्व करवा सकता है कि मैं अब ये पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के किस तरह से डिसोल्व होती है फर्म। अब सेकंड केस देखते हैं जहां पे फर्म को डिसोल्व किया जाता है बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट कभी कभी ऑर्डर कर सकती है ऑन द बेस ऑफ अपील या खुद के बेस पे कि फर्म को डिसोल्व किया जाता है। फर्स्ट, इंसेनिटी या अनसाउंड माइंड। तो कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है, वो इंसेन हो गया है, तो वो पार्टनरशिप कैरी करने के लिए लायक नहीं रहा, तो वहां पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि फर्म को डिसोल्व कर दो। सेकेंड, परमानेंट इनकेपेसिटी। कभी कभी पार्टनर्स इनकेपेबल हो जाते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बनी जहां पे वो पार्टनरशिप फर्म को कैरी नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। थर्ड, मिसकंडक्ट। तो कोई पार्टनर फर्म के खिलाफ काम कर रहा है या बाकी के पार्टनर्स के खिलाफ काम कर रहा है, और बाकी के पार्टनर्स ने या फर्म ने केस किया है, सूट फाइल किया है कि इस पार्टनर की वजह से हमारा बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा, तो भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हिसाब से। फोर्थ, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो जो पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट है उसमें कोई टर्म थी और पार्टनर ने उस टर्म को तोड़ दिया है, उसको ब्रीच कर दिया है, तो वहां पे भी कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप फर्म को डिसॉल्व कर दो बेस्ड ऑन द अपील। फिफ्थ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई पार्टनर उसके इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है, वहां पे बाकी के पार्टनर्स ने अगर केस फाइल किया है तो उसके बेस पे भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। सिक्स, कंटिन्यूस या परपेचुअल लॉस। मतलब कोई फर्म है वो कंटिन्यूसली लॉस कर रही है और आगे भी वो लॉस करेगी ऐसा लगता है कोर्ट को, और कोई अपील फाइल करता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि इस बिजनेस को डिसॉल्व कर दो। और सेवन, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। तो फर्म, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि फर्म को डिसॉल्व करने में ही फायदा है या उनको ऐसा लगता है कोई रीजन है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो वहां पे भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्म का डिसोल्यूशन दो तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि ये कौन से टाइप का डिसोल्यूशन है, कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे या विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे। आई होप आपको पार्टनरशिप एक्ट के सारे प्रोविजन समझ में आ गए होंगे। तो एक ब्रीफ रिवीजन था जिसके बेस पे आप एमसीक्यूज के आंसर दे पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.